हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, आपको मालूम होगा अमेरिका के अंदर चुनाव होने वाले हैं और अमेरिका में मुख्यतः दो पार्टियां हैं। एक रिपब्लिकन पार्टी है, दूसरी डेमोक्रेटिक पार्टी है। इन दोनों ही पार्टियों की या तो रिपब्लिकन पार्टी की सरकार होती है या डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार होती है। जब जब ऐसा माना जाता है या ऐसा देखा गया है पिछले कुछ सालों में कि जब जब डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार होती है तब तब विश्व में कहीं ना कहीं युद्ध चलने लगते हैं। और उसी का परिणाम ये हुआ कि जब ओबामा वहाँ के राष्ट्रपति थे तो इराक, अफगानिस्तान और यमन, सीरिया, यहाँ पर युद्ध चल रहा था। और आपने देखा होगा कि जो ISIS था वो 2011 के समकक्ष बहुत प्रबल हो रहा था। उसके पास कहाँ से हथियार आ रहे थे, कहाँ से फाइनेंस आ रहा था, ये सब भगवान जाने, लेकिन वो चीज़ चल रही थी। अब आपने देखा होगा 2016 से 2020 के बीच कौन आया? ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं। उन्होंने अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस मंगाई और विश्व में सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 2020 में फिर से बाइडेन क्या बन जाते हैं? वहाँ के राष्ट्रपति बन जाते हैं, जो कि एक डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे और डेमोक्रेटिक की सरकार बनती है। और जैसे ही डेमोक्रेटिक की सरकार बनती है, आपने देखा होगा कि रसिया यूक्रेन का युद्ध दुनिया को मिल गया। दूसरा आपका 19-20 में तो कोरोना वगैरह था, लेकिन फिर रसिया यूक्रेन का युद्ध देखने को मिल गया। दूसरा चलो तो यहाँ पर इजराइल फलस्तीन का युद्ध देखने को मिल गया। वो कारण कुछ भी रहे हों, लेकिन वर्तमान में युद्ध चल रहा है। वहाँ की जनता क्या कर रही है? उस चीज़ से सफ़र कर रही है। कई उनकी हालत आप देख लो, चाहे यूक्रेन की हालत देख लो, अच्छा खासा शहर था वो बर्बाद हो गया। हमास ने, जो कि एक आतंकवादी संगठन है, कई देश इसे आतंकवादी संगठन मानते हैं और आप इजराइल तो मानता ही है, नो डाउट इसमें। तो उसने क्या किया? 7 अक्टूबर को हमला किया, 1400 के लगभग इजरायलियों को मार दिया, वो भी बहुत बुरी तरीके से बर्बरता से मारा। और उसके रिटेलिएशन में अक्टूबर से अभी लगभग 6 से 7 महीने होने वाले हैं और लगभग 1 साल ही होने वाला है। अगले 6-7 महीनों में इजराइल कंटिन्यूसली वहां पर क्या कर रहा है? बमबारी कर रहा है। और वहां से साउथ गाजा तो खाली करा लिया है, अब उसका प्लान ये है कि नॉर्थ गाजा भी खाली करा लिया जाए। इतने लोगों का मारा जाना, लगभग 30 से 40 हजार लोग वहां पर फलस्तीनी मारे गए हैं। अलग अलग रिपोर्ट अलग अलग दावा कर रही हैं। तो पहले जो अमेरिका इजराइल के खुलकर सपोर्ट कर रहा था, अब वो बैक एंड में आ गया है। मतलब बैक एंड से सपोर्ट कर रहा है, फ्रंट एंड में इजराइल को नसीहत दे रहा है, नहीं आप युद्ध के रूल का पालन करें, आप ये ना करें, वो ना करें, इन सब चीज़ों की ज्ञान दे रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी UN में बहुत से राष्ट्रों ने, जिसमें भारत भी था, भारत पहले इजराइल का मतलब UN में उसने समर्थन किया था, लेकिन अभी हाल ही में इजराइल को थोड़ा सा भारत ने कहा कि हाँ, फलस्तीनियों की जो उनको घर से निष्कासित किया जा रहा है, उनकी ज़मीन से निष्कासित किया जा रहा है, ये चीज़ देखने योग्य है और इसे इजराइल को सोचना चाहिए। इनडायरेक्टली भारत ने बोला ये चीज़। अभी हाल ही में ये दो देश तो लड़ ही रहे थे, अब तीसरा देश ईरान, जो कि आपको मालूम होगा कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमास को समर्थन करता है। और उसी का परिणाम है कि ईरान की जो प्रॉक्सी हिजबुल्लाह और हूती, दोनों ही US पर या इजराइल पर तब से हमला कर रहे हैं जब से इजराइल ने फलस्तीनियों पर आक्रमण शुरू करा। उसके एवज में अमेरिका ये चाहता है कि इसमें ईरान भी इजराइल और फलस्तीन के युद्ध में शामिल हो जाए। उससे क्या होगा? उससे सीधा सा सीधा बेनिफिट अमेरिका को होगा। अमेरिका का जो ईरान शत्रु रहा है, शुरू से ही शत्रु रहा है, और ईरान और अमेरिका के बीच बिल्कुल 36 का आंकड़ा चलता है। उसका फ़ायदा ये मिलेगा अमेरिका के लिए कि एक अच्छे खासे देश को बर्बाद हो जाएगा, वो ईरान बर्बाद कर हो जाएगा। और उसकी शुरुआत इस हिसाब से की कि सीरिया के अंदर एक दूतावास था। किसका दूतावास था? ईरान का दूतावास था। किसने हमला कर दिया? इजराइल ने बम पटक दिया डायरेक्ट। कॉन्सुलेट थी, दूतावास तो नहीं कह सकते, कॉन्सुलेट एक छोटी संस्था होती है, दूतावास का एक छोटा रूप, छोटा ऑफिस कह सकते हो। उस पर जैसे ही हमला किया तो उस पर टॉप कमांडर, उनके 2 टॉप कमांडर मारे गए, बहुत मुख्य कमांडर मारे गए। अब उसके रिटेलिएशन में ईरान ने अभी कुछ किया तो है नहीं, लेकिन हिजबुल्लाह के थ्रू थोड़ी सी बमबारी कर रहा है। लेकिन ईरान अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, अभी क्या हो रहा है? प्रॉक्सी इन्वॉल्व हो रही है। अगर ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है तो सीधी सी बात है, अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि ईरान को भी तबाह कर दिया जाए, जैसे यूक्रेन और फलस्तीन के साथ किया। आगे अपडेट क्या होता है ये आप
मैं बताता रहूँगा। आप इस युद्ध के बारे में और अमेरिका की इस नीति के बारे में क्या सोचते हैं, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अमेरिका का पूरा उद्देश्य उसके बिजनेस का रहता है कि हथियार ज़्यादा से ज़्यादा परचेस हों। हथियार परचेस नहीं हो रहा है तो प्रोडक्ट परचेस हो। सीधी सी बात है, जनता जब गरीब होगी तो जिस कंपनी के पास ज़्यादा पैसा होगा, जो कि अमेरिकन कंपनी है, वो वहाँ पर सप्लाई करेंगे और फिर से वही ग्राहक और विक्रेता वाली स्थिति बन जाएगी। क्योंकि आपको मालूम होगा अभी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं या जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अच्छा कर रहे थे जो देश, उनके अंदर इकोनॉमी क्या हो गई, स्थिर हो गई है और भारत की इकोनॉमी उसके अलग रूप से बढ़ रही है। तो ये सब चीज़ें हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।